नमस्कार जी, स्वागत सत्कार अभिनंदन राम राम जय श्री कृष्ण राधे राधे। कैसे हैं आप सभी? स्वागत। मजे में, खूब मजे में। चलो आ जाओ। हमने भारतीय इतिहास की क्लास शुरू की है आप सभी के लिए। कैसे हैं आप सभी? स्वागत। मजे में, खूब मजे में। चलो आ जाओ। चलिए देखिएगा, हमने भारतीय इतिहास विषय के संदर्भ में एक क्लास आपके लिए शुरू की थी, जिसके अंतर्गत हमने हमारी बात रखी कि हम इतिहास को किस तरह जान सकते हैं। ठीक है ना, इतिहास को किस तरह से हम परिचित हो सकते हैं, इतिहास को जानने के क्या क्या माध्यम है, व्हाट वाज द सोर्सेस ऑफ इंडियन हिस्ट्री। हमने इसके बारे में चर्चा की। हमने हमारे इतिहास का विभाजन किया, नामकरण के बारे में हमने बात करी कि सब भरत की संतान थी, भारतीय कहलाए। यूनानियों ने इसे इंडिया कहा, मुस्लिम इतिहासकारों ने हिंदुस्तान नाम दिया। ठीक है ना। स्रोत धर्म ग्रंथ, ऐतिहासिक और विदेशी यात्रियों का विवरण। हमने धार्मिक ग्रंथ, ऐतिहासिक ग्रंथ पढ़े। भारत का सर्वप्राचीन धर्म ग्रंथ जो है यह वेद है, और इनका संकलन करने वाला कंपाइलेटर कौन है? महर्षि कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास। यहां तक बात क्लियर हो गई। 4 प्रकार के वेद होते हैं। ऋग्वेद हमने सबसे प्राचीन वेद देखा, उसके बारे में हमने जाना। ठीक है, ऋग्वेद के बाद हमने उसके मंडलों के बारे में चर्चा करी। इसके बाद हमने सामवेद के बारे में बात करी। सामवेद के बाद यजुर्वेद, यजुर्वेद के बाद अथर्ववेद, सबसे आखिरी में लिखा गया वेद है, उत्तर वैदिक काल में यह लिखा गया है। ठीक है, इसके बारे में हमने चर्चा करी। प्रशासन के बारे में हमने थोड़ा पढ़ा। वेदांग सूत्र साहित्य हमने पढ़ा। पुराण जाना, पुराण बेसिकली क्या है? राजाओं की वंशावलियां हैं। ब्राह्मण ग्रंथों की बात करी, 4 वेद और 4 ब्राह्मण ग्रंथ। बौद्ध साहित्य क्या होता है, जैन साहित्य क्या होता है। ऐतिहासिक ग्रंथ, जिसमें चाणक्य का चाहे वह अर्थशास्त्र हो सकता है। क्लियर। कलहण की राजतरंगिणी है, पाणिनि का अष्टाध्याय है, गार्गी संहिता है कात्यायन की। ठीक है, और महाभाष्य है पतंजलि का। यहां तक हम कल हमारी बात को आगे बढ़ा चुके थे। आप सबको इस बारे में जानकारी होगी, इस बारे में आप सभी प्यारे साथीगण जो है अवगत होंगे। आज हम बेसिकली सिविल सेवा परीक्षा के लिए इतिहास विषय की इस क्लास के अंतर्गत हम जानना चाह रहे हैं कि सर जो विदेशी यात्री हमारे भारत में आए हैं, इन विदेशी यात्रियों का क्या योगदान है। ठीक है, व्हाट वाज द कंट्रीब्यूशन ऑफ फॉरेनर्स ट्रेवलर्स इन आवर हिस्ट्री। ठीक है, इन्होंने किस प्रकार हमारे इतिहास को लिखा है। जैसे यूनानी रोमन लेखक हुए हैं, चीनी लेखक हुए हैं, अरबी लेखक हैं, कुछ और लेखक हैं जैसे मार्को पोलो इटालियन था, अल्बेरूनी का चित्र है, हेंस सांग का है, यह आपके मेगस्थनीज है जो एक यूनानी यात्री था, और सेल्यूकस निकेटर का दरबारी था जो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया हुआ था। क्लियर हो गई। इसने इंडिका नाम की किताब लिखी। हम इन सब के बारे में जानेंगे। देखो, जब हम क्या होता है यात्रा वृतांत क्या होता है, हमने यहाँ पर एक बात लिखी है, यात्रियों का विवरण। ये होता क्या है? हाँ, इसको समझने की कोशिश तो करो, पहले इसको जानने की कोशिश करिए कि आखिरकार ये होता क्या है ना। मान लीजिए आप कहीं घूमने चले गए, जैसे अभी राजस्थान में गर्मी बहुत पड़ रही है, तो राजस्थान के लोग कहाँ जा रहे हैं सर? कुल्लू, मनाली, शिमला, ठीक है, जम्मू कश्मीर, कहीं जगह ऐसी ठंडी जगहों पर जा रहे हैं। वहां 4-8 दिन रह करके मौज मस्ती करके वापस आ जाते हैं इसी गर्मी में, और फिर यहीं पर है भाई इतनी दूर जाना है तो काहे को इतनी दूर जाना, भावड़ा ने कौन समझावे। घर एसी लगाओ, एक 1.5-2 लाख खर्च करते हैं सर, है ना। घर पे एक बढ़िया एसी लगाओ 30-40 हजार रुपए का, उसको जितना ठंडा कर सकते हो उतना ठंडा करके 2-4 दिन यहीं पे रहो कमरे में ही। क्या मतलब है? कोई आवश्यकता थोड़ी है बाहर जाने की, फोकट में शरीर को खराब करने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। ठीक है, अब मेरे प्यारे साथियों क्या घटना घटित हुई, थोड़ा सा उसे समझिए। जब हम कहीं घूमने जाते हैं तो वहां पर हम कहीं तरह की चीजें देखते हैं, कहीं तरह की बिल्डिंगें देखते हैं, इमारतें देखते हैं, प्रशासन देखते हैं, व्यवस्थाएं देखते हैं, और फिर क्या कहते हैं, यार मजा आ गया, क्या सिस्टम था वहां तो। जबकि शिमला में भाई साहब माल रोड पे 2 किलोमीटर से पैदल चलना पड़ता है, 5 किलोमीटर पैदल चढ़ना पड़ना है, छोटी छोटी पहाड़ियां चढ़ना पड़ता है, तब जाकर के पैरों में हाथ पांव फूल जाते हैं। भाई साहब वास्तविकता तो ये है। क्लियर। तो हम क्या करते हैं, उनको लिख लेते हैं, यादें लिख लेते हैं। तो यह यात्री भारत में आए, और भारत में आकर के इन्होंने अपनी यात्रा वृतांत को लिखना प्रारंभ कर दिया। इस बात को याद रखिएगा। क्लियर हो गई। यूनानी लेखकों में कुछ बहुत प्रसिद्ध लेखक हुए हैं, जैसे टेसियस हुए, हेरोडोटस हुए, मेगस्थनीज हुए, डायमेकस हुए। यह वह यूनानी लेखक है जो यूनान से भारत आए थे। कहां से आए थे? यूनान से। जैसे सबसे पहले मैं बात करना चाहूंगा एक ऐसे लेखक की जिसका नाम आता है टेसियस। यह ईरान का राजवेद था। ठीक है,
ही वॉज द रॉयल फिजिशियन ऑफ ईरान, ईरान का रहने वाला था, राजवेद था, एक डॉक्टर था यह। भारत के संदर्भ में इसका विवरण आश्चर्यजनक कहानियों से परिपूर्ण होने के कारण अविश्वसनीय है। टेसियस ईरान का रहने वाला था, कभी भारत नहीं आया। बिल्कुल, यह आपने बिल्कुल सही सुना। जैसे हेरोडोटस ये कभी भारत नहीं आया, ठीक है, कपोल कल्पना इसने लिखी है। टेसियस कभी भारत नहीं आया, लेकिन भारत के बारे में जो इसने विवरण लिखे हैं भाई साहब, वह ऐसे अविश्वसनीय, अकल्पनीय लिखे हैं कि जिनके बारे में आप और हम कल्पना ही नहीं कर सकते। क्या ये बात क्लियर हो गई? अकल्पनीय है, अविश्वसनीय है, आश्चर्यजनक कहानियों से परिपूर्ण है, जिनके बारे में आप और हम, मैंने क्या कहा, चर्चा ही, सोच ही नहीं सकते, विचार ही नहीं कर सकते कि वास्तव में क्या इतिहास में ऐसा संभव है। नहीं, नॉट पॉसिबल। क्लियर? इसके बाद अगर हम यहां पर आगे बढ़ते हैं तो एक नाम आता है हेरोडोटस। हेरोडोटस को फादर ऑफ हिस्ट्री कहा जाता है, इतिहास का पिता। हेरोडोटस को ही हम लोगोग्राफर के रूप में जानते हैं। अब आपने एक शब्द सुना, लोगोग्राफर, कि सर ये लोगोग्राफर क्या होता है? हाँ, आपने एक शब्द का यहाँ पर नया शब्द सुन रहे हैं। व्हाट वाज द मीनिंग ऑफ लोगोग्राफर? थोड़ा सा इसे समझने की कोशिश करिए, लोगोग्राफर होता क्या है। तो लोगोग्राफर कोई बहुत बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है। लोगोग्राफर क्या होता है? एक ऐसा व्यक्ति जो कहानियां सुनाता है। पहले यूनान में इतिहासकार नहीं होते थे, तो यूनान में कौन होते थे? यूनान में लोग हुआ करते थे। वह लोग एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाकर के कहानियां सुना करके लोगों को कहानियों के माध्यम से इतिहास से अवगत करवाते थे। जैसे हमारे भारत में, राजस्थान में जागा होते हैं, ठीक है, चारण होते हैं, यह कविताएं सुनाने, कहानियां सुनाने के लिए बहुत प्रसिद्ध हुआ करते थे। तो लोगोग्राफर कौन है? कथा कहानियां कहने वाले लोग होते थे, ये यूनान में रहा करते थे। हेरोडोटस कभी भारत नहीं आया, लेकिन फिर भी इस भाई ने जो है अपनी किताब हिस्टोरिका में भारत के बारे में लिखा। मैं कभी अमेरिका नहीं गया, लेकिन मैं अपनी चीजें जो है अमेरिका के बारे में लिखता रहता हूँ। जैसे मैंने लिखा कि अमेरिका जो है वह भारत से इतना ज्यादा विकसित है कि वह 100 साल आगे है। ये लो भाई साहब, लेकिन वास्तविकता क्या है ये मैं भी नहीं जानता। यूट्यूब पर जब हम पढ़ते हैं तो कहीं वीलॉग हमें देखने को मिलते हैं, ठीक है ना। जो व्लॉगर होते हैं वह लिखते हैं कि न्यूयॉर्क, जो अमेरिका का एक बहुत बड़ा शहर है, वहां पर आप पैदल नहीं चल सकते क्योंकि वह इतनी गंदगी है, वहां पर इतनी बदबू मारता है वह, ठीक है ना। लेकिन मैं तो कभी गया ही नहीं, तो मैंने तो लिखा कि ऊंची ऊंची इमारतें हैं, बड़ा सुंदर और बेहद खूबसूरत शहर है, बेहद शानदार पुलिसिंग व्यवस्था है, सुंदरता है, और कई सारी विशेषताएं मैंने लिख दी। लेकिन क्या ये वास्तविकता है? अभी वर्ल्ड कप का मैच होने वाला है 9 जून को, वहां लोसाका स्टेडियम, भारत और पाकिस्तान का, ठीक है। तो लिखा कि साहब बहुत सुंदर है, ये है, फलाना है, लेकिन वास्तविकता ये है कि वास्तविकता में ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। तो हेरोडोटस के जो वृत्तांत है उनको विश्वसनीय नहीं माना जाता है। कहा जाता है कि सर यह विश्वसनीय नहीं है, स्टैंडर्ड नहीं है। इसके बाद एक नाम आता है मेगस्थनीस। सेल्यूकस निकेटर का राजदूत है यह। चंद्रगुप्त मौर्य के राज दरबार में आया था और इसने पुस्तक लिखी थी इंडिका। सेल्यूकस निकेटर, मैंने अभी थोड़ी देर पहले चर्चा करी, चित्र आपके सामने है। मौर्यकालीन व्यवस्था की यह जानकारी हमें उपलब्ध करवाता है। किस प्रकार मौर्य काल में व्यवस्था थी, चाहे वह समाज था, चाहे वह प्रशासन, चाहे वह अर्थव्यवस्था थी, चाहे वह यहाँ की राजनीति थी, यहाँ की न्याय व्यवस्था थी, यहाँ की धार्मिक व्यवस्था थी, यानी कि प्रत्येक पहलू के ऊपर यह मेगस्थनी जो है वह जानकारी यानी कि प्रकाश डालता है। क्या ये बात समझ में आ गई? बात, इस बात को यहां पर याद रखिएगा। चलिए, एक नाम आता है डाइमेकस, ठीक है। सीरियन रेस एंटियोकस का राजदूत था यह। बिंदुसार के राज दरबार में यह आया था। डाइमेकस था। सीरियन नरेस का तात्पर्य क्या है कि साहब यह सीरिया के राजा एंटियोकस जो थे उसका दरबारी था, और बिंदुसार जो कौन था याद रखिएगा, एक मौर्य राजा था, मौर्य शासक था। इस मौर्य शासक के दरबार में यह आया था। क्लियर? डायोनीसियस मिस्र नरेस टोलमी फिलाडेल्फस का राजदूत था और यह अशोक के राज दरबार में आया था। आपके सामने सब चित्र नजर आ रहे होंगे। आप एक चीज नोटिस कर रहे हैं कि आज से हजारों साल पहले भी विदेशी देश जो हैं वह हमारे भारत में राजदूत भेजा करते थे। आप सोच के देखिए, कल्पना करके देखिए। इसका तात्पर्य क्या है कि हमारा भारत कितना समृद्ध रहा होगा। तभी तो कहा जाता है भारत सोने की चिड़िया थी,
लेकिन अंग्रेज भारत में आए, उस सोने की चिड़िया को अपने साथ ले गए और आज हमारे पास कुछ नहीं बचा। सोच के देखिए, यूनान, ईरान, मिस्र, सीरिया आदि बड़े बड़े देशों से राज दरबार के लोग जो हैं वो भारत आते थे, लंबे समय तक यहाँ रुकते थे, यहाँ रुक करके वह पढ़ाई करते थे, अध्ययन करते थे। नालंदा विश्वविद्यालय केंद्र हुआ करता था और फिर वहां जाकर के वह ज्ञान प्रसारित करते थे। तभी तो इतिहास में क्या कहा जाता है, आज पश्चिम के लोग कहते हैं कि सर पश्चिम से जो ज्ञान जो है वह विस्तारित हुआ है। मैं कहता हूँ अरे मूर्खों, पश्चिम से ज्ञान थोड़ी न विस्तारित हुआ है, पूर्व से ज्ञान विस्तारित हुआ है जो पश्चिम तक पहुंचा है। हम हैं विश्व गुरु, हम हैं सोने की चिड़िया, हम थे विकसित देश। किसको विकसित बनाएंगे आप? हम तो पहले से ही विकसित थे। क्या ये बात क्लियर हो गई? तो ये चीजें थोड़ा सा याद रखिएगा। अशोक के राज दरबार में आया, डायोनिशस मिस्र के नरेश, टॉलमी फिलाडेल्फस का राजदूत था, एम्बेसडर ऑफ इजिप्ट किंग टॉलमी फिलाडेल्फस, और केम टू द अशोकास कोर्ट, अशोक के राज दरबार में यह आ जाता है। टॉलमी का नाम आपने लोगों ने जरूर सुना होगा, बहुत गजब का व्यक्ति है। ज्योग्राफी ऑफ इंडिया नामक किताब लिखी है, इसका तात्पर्य है भारत का भूगोल। भारत का भूगोल, ठीक है। दूसरी शताब्दी ईस्वी में भारत का भूगोल नामक पुस्तक जो है वह टोलमी ने लिखी है। एक व्यक्ति हुआ है प्लिनी, इसने किताब लिखी है नेचुरल हिस्ट्री। देखो एक बात याद रखना, आपकी भर्ती परीक्षा में यात्री का नाम देकर के जो है उसकी किताब के बारे में पूछा जा सकता है, ठीक है। यात्री का नाम देकर के उसकी किताब के बारे में आपसे सभी प्यारे साथियों से सुमेलित करवाया जा सकता है कि आप जो है वह इन्हें क्या करिए, सुमेलित करिए कि कौन सा सही विकल्प होगा और कौन सा नहीं होगा। क्या ये बात क्लियर हो गई? तो मेरे प्यारे साथियों, दूसरी शताब्दी में भारत का भूगोल नामक पुस्तक टॉलमी ने लिखी और प्लिनी ने एक किताब लिखी और उसका नाम था नेचुरल हिस्ट्री, प्राकृतिक इतिहास। क्लियर? इसमें भारतीय वनस्पति और जो जीव हैं उनके बारे में यह जानकारी हमें उपलब्ध करवाता है। नॉलेज ऑफ इंडियन फ्लोरा एंड फोना, ठीक है, कि भारत में किस प्रकार की वनस्पति पाई जाती है, भारत में किस प्रकार के जीव जंतु पाए जाते हैं, उनके बारे में प्लिनी ने लिखा है। आप याद करिए भारत के बारे में, अभी कुछ समय पहले की बात है, यूट्यूब पर एक बहुत जबरदस्त मूवी उपलब्ध है बिंबिसार। कभी मौका मिले तो जरूर देखिएगा, बेहद गजब की मूवी है, नाम है बिंबिसार। तो बिंबिसार का राज दरबार लगा हुआ था, कई सारे विदेशी और देसी राजाओं ने उसके पास उपहार भेजे, गिफ्ट भेजे। तो उनमें से एक व्यक्ति एक गिफ्ट लेकर के आता है जिसमें कहा जाता है कि एक ऐसा पुष्प है जो अगर मरे हुए व्यक्ति, अगर कोई व्यक्ति मर जाता है, मरने के आधे घंटे बाद तक उसके ऊपर फेरा जाए तो वह जीवित हो जाता है, ठीक है। उसने नाम दिया संजीवनी। हम यह बात कैसे भूल जाते हैं कि रामायण में भी संजीवनी बूटी का उल्लेख है। जब लंका में लक्ष्मण को संजीवनी बूटी लगी तब राम भगवान ने हनुमान जी को भेजा था कि जाइए आप संजीवनी लेकर के आइए। तो इस तरह की प्राकृतिक वनस्पतियों की जानकारी प्लिनी ने अपनी किताब नेचुरल हिस्ट्री में दी है। क्या ये बात क्लियर हो गई? जितने भी भारत में पशु पक्षी पाए जाते हैं उनके बारे में जानकारी यह प्लिनी देता है। तो बिल्कुल सीधा सा सवाल यहाँ पर बनेगा, क्या सवाल बनेगा कि प्राचीन कालीन वनस्पति और जीव जंतुओं के बारे में जानकारी देने वाला विद्वान कौन है? तो याद रखिएगा प्लिनी। एक नाम आता है पेरिप्लस ऑफ द इरीथियन सी। सर यह शानदार किताब है लेकिन इसके लेखक जो है वह अज्ञात है, लेकिन कहा जाता है इस किताब को लिखने वाला एक यूनानी नाविक था। कौन था? एक यूनानी नाविक था। वह नाम आता है, लिखने वाले का कोई नाम नहीं है। यह किताब है द पेरिप्लस ऑफ द एरिथियन सी, ठीक है। 80 ईस्वी के समय भारतीय बंदरगाहों की जानकारी इसमें दी गई है। नाविक था, समुद्री मार्ग से यात्रा करते हुए भारत आया, नाम नहीं पता। और भारत में जो बंदरगाह हैं
उन बंदरगाहों की जानकारी यह उपलब्ध करवाता है कि अगर आपको भारत पहुंचना है तो आप किन मार्गों का उपयोग करते हुए भारत पहुंच सकते हैं, किस प्रकार आप इंडिया पहुंच सकते हैं, भारत पहुंच सकते हैं, और उसका क्या रूट रहेगा, कौन कौन सी परेशानी आएगी, आपको अपने साथ क्या क्या ले जाना पड़ेगा। तो पेरिप्लस ऑफ द एरिथियन सी एक प्रकार से ट्रेवल गाइड है, यात्रक मार्गदर्शक है, जो मदद करती थी उस समय किसमें, लाल सागर या जो आपके है स्वेज नहर आदि, भूमध्य सागर आदि समुद्रों को पार कर कर भारत के बंदरगाहों तक पहुंचने में। ठीक है, तो पेरिप्लस ऑफ द एरिथियन सी याद रखिएगा। चीनी लेखकों में नाम आता है फायान, सनयुंग और हेन सांग का। तीन बहुत प्रसिद्ध लेखक है। फायान जो है यह आपके गुप्त काल में आया था, और हेन सांग जो है वह आपके वर्धन काल में भारत आता है। पहले चीनी यात्री ऐसे अपने साथ आते थे, आप देखिए तिब्बत और हिमालय पर्वतों को पार कर कर भारत आते थे, अपने साथ इस तरह से ये कपड़े रखा करते थे। पीछे इनके पीठ पर आपको नजर आ रहे होंगे, लकड़ी नजर आ रही होगी, ये एक लकड़ी को हाथ में लेकर के चला करते थे। जब ये टूट जाया करते थे तो दूसरा निकाल लिया करते थे, डंडा जिसको लठ बोल सकते हैं। क्लियर, अपने साथ इस तरह से यह सोने के ओढ़ने के बिस्तर वगैरह लेकर के आया करते थे। बहुत बड़े जूते पहन करके आते थे ताकि रास्ते में कांटे वाटे जो है वह इन्हें नहीं चुभे। चलिए, तो ये चीजें क्लियर हो गई। अब आइए चीनी लेखक जो हैं यह किस तरह से भारत में आते हैं और क्या क्या बात करते हैं। संबंधित राजा, सबसे पहले एक नाम हमारे यहाँ पर आता है, डेट इज फाइयान। गुप्त राजा चंद्रगुप्त द्वितीय के समय आया। इसने किताब लिखी को क्वा की, बौद्ध राज्यों का यह अभिलेख है, बुद्धिस्ट किंगडम रिकॉर्ड है। ठीक है, तो एक बहुत शानदार किताब के बारे में यहाँ पर लिखा गया है। किताब का नाम थोड़ा सा याद रखिएगा, को क्वा की। एक सेकंड का समय दीजिए। चलिए, पुस्तक का नाम है कोकवाकी। कोकवाकी क्या है, जो बुद्ध राजा हुए हैं उन राजाओं का इतिहास हमें इसमें देखने को मिलता है। कौन कौन से राज्य हुए हैं, उनमें कौन कौन सा राजा हुआ है, इसका उल्लेख फायान ने किया है। इसकी जानकारी गुप्त काल, विशेष तौर पर मध्य प्रदेश की समाज और संस्कृति का वर्णन है। अब आपके मन में यहाँ पर एक सवाल आ रहा होगा कि सर इस कोकवाकी नाम की किताब में जो फायान ने लिखी है, इसमें मध्य प्रदेश का ही उल्लेख क्यों मिलता है। तो जब हम प्राचीन भारत के इतिहास को आगे बढ़ेंगे तो मेरे प्यारे साथियों आप गुप्त काल पढ़ेंगे। गुप्त काल में आप चंद्रगुप्त विक्रमादित्य पढ़ोगे। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य की राजधानी हुआ करती थी उज्जैन। बताओ क्या राजधानी हुआ करती थी। उज्जैन। क्लियर हो गई। उस उज्जैन का उल्लेख हमें यहां पर मिलता है, यह बात यहां पर याद रखिए। ठीक है ना, इसीलिए मध्य प्रदेश की जानकारी देती है। यह किताब में फयान कहता है कि मध्य प्रदेश की जनता को खुशी और समृद्ध बताया गया है, कि यह कंप्लीट रूप से खुशी है, समृद्ध है। यहाँ पर घरों में चोरियां नहीं होती है, कृषक जो है वह काफी समृद्ध है और बहुत सारा उनके अन्न उत्पन्न होता है। लोग जो है अपने घरों में ताले नहीं लगाते हैं क्योंकि लोग काफी समृद्ध है, चोरियां नहीं होती, अदालतें नहीं है। ये सारी बात फयान कहता है। ठीक है ना, भारत के बारे में जितनी भी अच्छी बातें हैं वो सारी फायान अपनी इस किताब में करता है। इसके बाद एक लेखक आता है, नाम होता है सन युनगन। यह 518 ईस्वी में भारत आया था। ठीक है, अपने 3 वर्षों की यात्रा में बौद्ध धर्म की प्रतियां जो है वह एकत्रित यह करता है। यह नाम, फोटो आपको नजर आ रहा होगा, नाम है सनयुंग। 3 साल भारत में रहा है। 3 साल की अपनी यात्रा के दौरान भारत में इन्होंने बौद्ध धर्म से जुड़ी हुई जितनी भी जानकारियां थी वह एकत्रित करी। एकत्रित कर करके ये अपने साथ चीन ले गया। बताओ भाई साहब, जानकारी हमारी थी, चीन लेकर चला गया। क्योंकि पहले क्या होता था ना, ऐसी कोई रिस्ट्रिक्शंस और कोई बाउंडेशन नहीं हुआ करती थी। मेरी बात आप समझ रहे होंगे। पहले इसी किसी प्रकार की कोई रिस्ट्रिक्शंस या बाउंडेशंस नहीं हुआ करती थी। आप आए, आपको जो चीज पसंद आ गई वो आप अपने साथ ले करके चले गए।
आजकल की तरह थोड़ी था, एयरपोर्ट हो गया, पासपोर्ट हो गया, चेकिंग हो गई, है ना, ये सब नहीं हुआ करता था। पहले आए, आपको जो चीज पसंद आई वो अपने साथ लेकर चले गए। पर दोस्त, बहुत सारे महत्वपूर्ण बौद्ध ग्रंथ जो है यह सनयुंग अपने साथ लेकर के चीन चला गया था। आप सोचिए, कल्पना करें, ठीक है ना। चलिए, हेनसांग का नाम यहाँ पर देखने को मिलता है। इसने यात्रा की 629 से लेकर 645 ईस्वी तक। इस समय शासनकाल हुआ करता था सम्राट हर्षवर्धन का। हर्षवर्धन जो है, इसके शासनकाल के लगभग 15 वर्षों तक यह भारत में रहा और महत्वपूर्ण जानकारियां इसने उपलब्ध करी। जब यह वापस गया तो कहा जाता है अपने साथ 7000 बौद्ध किताबों को लेकर गया था। 7000। ये रहा हेनसांग। आप सोचे, 7000 किताबें अपने साथ लेकर चला गया, कबूतर कहीं का। हमारे इतिहास में तो कुछ छोड़ा ही नहीं, इसने सब कुछ ले लो करके, भाग भूग करके अपने यहाँ पे चला गया था। इसकी किताब लिखी गई है सी यू की। इसमें हर्षकालीन व्यवस्था की जानकारी मिलती है और 138 देशों का विवरण है। यह प्रश्न आपके यूपीएससी में, आरपीएससी में, एमपीपीएससी में या जहां की भी आप तैयारी कर रहे हो, यह डायरेक्ट प्रश्न पूछा जा सकता है कि बताओ हेनसांग की किताब सी यू की में कितने देशों का विवरण मिलता है? 138। सर यहां पर एक व्यक्ति आया, हर्षवर्धन। हर्ष, बेसिकली यह हर्ष कौन है? तो आप याद रखिएगा, वर्धन राजा है, वर्धन शासक है, नाम है हर्षवर्धन। 606 ईस्वी में गद्दी पर बैठा, 645 ईस्वी तक गद्दी में रहा। क्लियर हो गई? 606 में गद्दी पर बैठा और 645 तक यह गद्दी पर रहा था। बिहार में स्थित है नालंदा विश्वविद्यालय। इसमें अध्ययन और अध्यापन का कार्य हेनसांग करता है। नालंदा विश्वविद्यालय गुप्त शासक कुमार गुप्त के समय 450 ईस्वी में तैयार किया गया था। नालंदा विश्वविद्यालय की बात करता हूं, अगर मैं बात करूं इसकी स्थापना को लेकर के, 450 ईस्वी में इसकी स्थापना हुई थी। किसने की? नाम याद रखिएगा, कुमार गुप्त ने की थी। ठीक है। जब हेनसांग भारत आया, नालंदा विश्वविद्यालय में पढ़ने आया, उस समय नालंदा विश्वविद्यालय का जो प्राचार्य हुआ करता था, कुलपति हुआ करता था, उसका नाम था आचार्य शीलभद्र था। क्या नाम था? आचार्य शीलभद्र था। यह प्रश्न मुझे याद है आरपीएससी में पूछा गया है कि नालंदा विश्वविद्यालय का कुलपति कौन था जब हेनसांग भारत यात्रा पर आया था? शीलभद्र था। यह प्रश्न पीजीटी एग्जाम में पूछा गया है। अब देखो, एक बात और याद रखें, जब आप तैयारी कर रहे हो किसी एग्जाम की, तो मेरे दोस्त किसी एक को टारगेट मत करो कि हाँ आरएस की का टारगेट कर रहे हो, एमपीपीएससी को टारगेट कर रहे हो, आईएएस को कर रहे हो। आसपास के बनने वाले सवालों को भी देखा करो, अपने स्टैंडर्ड के सवालों को देखा करो। जैसे मान लीजिए आप आरपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, आरएस की तैयारी कर रहे हैं, तो आरपीएससी ने पिछली परीक्षाओं में कौन कौन से सवाल पूछे हैं, एक बार उनका रफली आइडिया आपके पास होना चाहिए। इससे सबसे बड़ा बेनिफिट यह होता है कि आपको सवालों की एक प्रकृति का पता चलता है, नेचर ऑफ क्वेश्चन पता चलती है, और उस हिसाब से आप अपनी तैयारी करते हैं। कभी कभी क्या होता है ना, सीधा जो सवाल होता है उसको ऑप्शन में डाल दिया जाता है और ऑप्शन को क्वेश्चन में डाल दिया जाता है ना, परिवर्तित कर दिया जाता है। कंट्रोवर्सी का नियम यहाँ पर लागू होता है। थोड़ा सा आप इस बात को याद रखिएगा। चलिए, एक आया इत सिंह, 7वीं सदी के अंत में भारत आया। एक चीनी यात्री और अनुवादक था। A Chinese travel and the translator arrived in India at the end of the 17th century. इसने जानकारी उपलब्ध करवाई है समकालीन भारत की, नालंदा और विक्रमशिला विश्वविद्यालय में। ठीक है, इसने इनकी जानकारियां हमें उपलब्ध करवाई है। 7वीं शताब्दी में भारत आया। सर, जो चीनी यात्री भारत आए उनकी सीक्वेंस थोड़ा सा आपको याद रखना चाहिए, उनका क्रम याद रखिए। फायान, सनयुंग, हेनसांग और इत सिंह, यह वह चीनी यात्री है जो हमारे यहां पर आए और भारत में आकर के इन्होंने क्या किया?
लेखन कार्य किया? सबसे पहले फाहियान, फिर सन्युंग, फिर हेनसांग, फिर इत्सिंग। फाहियान आया चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के समय, हेनसांग आया सन्युंग आया 5वीं शताब्दी में, हर्षवर्धन के समय हेनसांग आया और 7वीं शताब्दी में इत्सिंग आया था। क्लियर? बाकी आप मोबाइल एप्लीकेशन आपने डाउनलोड कर लिया होगा सिद्धार्थ एडटेक का, आप इसे डाउनलोड करके रखिए। एक हमारा उद्देश्य है कि नौकरी भागेगी अब आपके पीछे, इस उद्देश्य के साथ सिद्धार्थ एडटेक पर हम काम कर रहे हैं। बेहतरीन कक्षाएं आप सभी प्यारे साथियों के लिए उपलब्ध हैं, तो जरूर जुड़िए हमारे साथ और करिए अपने सपनों को साकार आज ही। ठीक है, तो सिद्धार्थ एडटेक मोबाइल एप्लीकेशन डाउनलोड करिए। अगर आप यूट्यूब पर ये क्लास देख रहे हैं तो चैनल को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और जरूर इस क्लास में हमें कमेंट करके बताइएगा कि यह क्लास आपको कैसी लगी। चलो जी आगे बढ़ते हैं। कुछ अरबी लेखक हमारे भारत में रहे। प्रमुख लेखकों में अल बेरूनी और इब्न बतूता का नाम हमें देखने को मिलता है। अल बेरूनी महमूद गजनवी के साथ भारत आने वाला एक अरबी लेखक है। अरेबियन राइटर कमिंग टू इंडिया विद महमूद गजनवी। देखो भारत में 3 महत्वपूर्ण आक्रमण हुए थे सल्तनत की स्थापना के पहले। सबसे पहले मोहम्मद बिन कासिम आया 712 ईस्वी। ठीक है, रावर का युद्ध लड़ता है, सिंध के शासक दाहिर को पराजित कर देता है। इसके बाद 1000 ईस्वी के आसपास की घटना है, एक आक्रमणकारी आया, नाम था गजनवी। ठीक है, उसके बाद 12वीं शताब्दी में आया था मोहम्मद गोरी। क्लियर हो गई? और मोहम्मद गोरी का उत्तराधिकारी कौन बना? तो याद रखिएगा कुतुबुद्दीन ऐबक, जिसने सल्तनत की स्थापना करी थी। अल बेरूनी का चित्र आपके सामने नजर आ रहा होगा। इसने किताब लिखी किताब उल हिंद, इसे ही तहकीक हिंद कहते हैं और भारत की खोज कहते हैं। देखो एक शब्द आपने सुना होगा जब कभी आपने क्राइम पेट्रोल देखा हो या सीआईडी देखा हो, इस तरह के सीरियल आपने देखा होगा, मिस्टीरियस सीरियल, तो इसमें कहते हैं तहकीकात। एक शब्द सुना होगा तहकीकात। तहकीकात का मतलब क्या होता है? खोजबीन करना कि क्या हो रहा है, किस तरह अपराध हुआ है, ये वो फलाना ढीमका। तो भाई साहब यह तहकीकात शब्द यहीं से बना है। यह अल बेरूनी भारत आया, भारत में रहकर किसने भारत की पूरी छानबीन करी, क्या है, कैसा है, किस तरह से है, कैसे पहुंचा जा सकता है, कैसे रहा जा सकता है, कैसे खाया जा सकता है, कैसे पिया जा सकता है, कैसे जिया जा सकता है, क्या है। तो पूरा तहकीकात करके इसने इसके बारे में लिखा है। बहुत विस्तृत किताब है। भारतीय कला, संस्कृति, सभ्यता, धर्म और संस्कृति सभी की जानकारी हमें किताब उल हिंद या तहकीक उल हिंद में मिलती है। इसकी भाषा होती है अरबी। ठीक है, तो भारत की खोज किताब उल हिंद या तहकीक हिंद अल बेरूनी की शानदार रचना। एक नाम होता है इब्न बतूता, मोहम्मद बिन तुगलक के समकालीन था, मोरक्को का यात्री था, लेखक और एक खोजी था। पुस्तक लिखी यात्रा वृत्तांत किताब उल रहला, अरबी भाषा में। देखो इब्न बतूता की किताब का नाम क्या है? किताब उल रहला। ठीक है, इब्न बतूता जो है इसे मोहम्मद बिन तुगलक ने दिल्ली का काजी बनाया। ठीक है ना, ये है इब्न बतूता का चित्र, आपको नजर आ रहा होगा। कहते हैं कि जो मोहम्मद बिन तुगलक था, उस तुगलक ने इब्न बतूता के साथ एज अ फ्रेंड बिहेवियर किया। यार ये तो मेरा दोस्त है, मेरा मित्र है ना, समझ में आई। समय ऐसा बदला कि मित्र को बंद करके जेल में डलवा दिया, वहां से रिहा करता है और कहता है यार भाई गलती हो गई, ये लो भाई साहब, पहले तो थप्पड़ दे, तो अंग्रेजों की परंपरा के पहले तो थप्पड़ दे और फिर सॉरी जी सॉरी, गलती हो गई, माफी मांगता हूं। क्लियर? तो क्या हुआ, थोड़ा इतिहास को समझने की कोशिश यहां पर करिएगा। ठीक है ना, चलिए। तो गलती हो गई साहब, माफ करिए। इसके बाद ये कहता है कि मैं तुझे दिल्ली का दूत बना करके भेजता हूँ, कि सॉरी चीन भेजता हूँ, राजदूत बनाकर। तो चीन भेजा। चीन जा रहा था, रास्ते में मालदीव के पास में इसका जहाज टूट गया। ठीक है, तो इसने सोचा मैं तो नहीं जा रहा, ऐसा जहाज दिया है टूट नहीं रहा, मर जाता भी क्या होता, मेरे माई बाप तो मेरा सपना देख रहे हैं कि चोरो आई गो आई गो आई गो, अफ्रीका में बैठे हैं। तो भाई साहब ये वहां से फिर वापस अफ्रीका लौट जाता है और अफ्रीका लौट करके स्वतंत्र रूप से किताब उल रहला की रचना करी थी। तो कहा जाता है कि किताब उल रहला या रहला जो है यह पूरी तरह से स्वतंत्र रूप से लिखा गया ग्रंथ है। इसमें राजा का कोई दबाव नहीं है। क्या ये बात क्लियर हो गई? और कोई
वो नहीं है, हस्तक्षेप नहीं है। इसको इस तरह से समझिए, आप कोई ग्रंथ लिखवा रहे हैं किसी व्यक्ति को बुला करके और आप उसकी छाती पे खड़े ऐसे लिख रहे हो, जैसे देख रहे हो, तो क्या लिखने वाले की हिम्मत है क्या जो आपकी आलोचना कर सके? मुझे तो नहीं लगता है कि उस बेचारे की हिम्मत होगी कि वह आपकी आलोचना कर सके, है ना? नहीं होगी हिम्मत, स्वाभाविक बात है। तो फिर वो लिखेगा क्या? वो वही लिखेगा जो आप लिखवाएंगे। लेकिन आपने कहा कि भाई तू तो तेरे गांव लौट जा और जा स्वतंत्र रूप से किताब लिख, तो भाई साहब वो सब कुछ लिखेगा, वास्तविकता लिखेगा। किताबुल रहला में इब्न बतूता ने कुछ ऐसा ही किया है। जानकारी 14वीं सदी की भारतीय परिस्थितियों की है और दिल्ली सल्तनत की जानकारी हमें रहला में पता चलती है। 1333 ईस्वी में मोहम्मद बिन तुगलक ने इब्न बतूता को दिल्ली का काजी या न्यायाधीश बनाया, दिल्ली का काजी बनाया। तो यह प्रश्न आपके इस तरह से बन सकता है कि बताइए वह अरबी लेखक कौन है जिसे दिल्ली का न्यायाधीश बनाया गया था? तो इब्न बतूता है। कुछ अन्य लेखकों में लामा तारानाथ आता है, पूरा नाम जो है वह इस तरह से है। एक तिब्बती लेखक है यह, इसकी पुस्तक है तंगयूर और कंगयूर, इनको कुछ इस तरह से भी लिखा जाता है, दैट इज कंगयूर और तंगयूर। ठीक है, देखो तंगयूर और कंगयूर क्या है? जो भारतीय बौद्ध ग्रंथ है ना, उनका तिब्बती अनुवाद है यह। ये क्या है? भारतीय बौद्ध ग्रंथों का एक तरह से अगर मैं कहूं तो यह तिब्बती अनुवाद है। मार्को पोलो 13वीं सदी के अंत में पांडेय राज्य की यात्रा यह करता है, इटली का यात्री था और पांडेय इतिहास की यह जानकारी हमें देता है। इटालियन यात्री था मार्को पोली, पांडेय साम्राज्य की यात्रा करता है। पांडेय साम्राज्य आपको पता होगा हमारे भारत के दक्षिण में बैठता है। आप जिस नक्शे को देखोगे तो आपकी चीजें क्लियर होगी। ये हमारा डेक्कन और डेक्कन में ये वाला भूभाग, ये वाला, और यहाँ पर श्रीलंका है। तो श्रीलंका के उत्तरी भाग पर जो है यह स्थापना अपना अधिकार कर लेते हैं कौन? पांडे राजा। ठीक है, तो ये चीज भी थोड़ा सा आपको याद रखना चाहिए और उसका नाम बदलकर अनुराधापुर कर देते हैं। ये चर्चा करूंगा जब मैं आपके समक्ष दक्षिणी भारत के राजवंश पढ़ाऊंगा तो बात करना चाहूंगा। तो पांडे इतिहास की जानकारी हमें यहाँ पर मिलती है। पुरातत्व संबंधी स्रोत है यहाँ पर कुछ, जैसे आर्कियोलॉजिकल अभिलेख है, ठीक है, इंस्क्रिप्शन, एपिग्राफ या एडिक्ट्स, इस तरह के जिनका अध्ययन एपिग्राफी कहलाता है। देखो अभिलेखों को हर कोई नहीं पढ़ सकता है, उनमें कुछ प्रतीकात्मक भाषाएं होती है, जैसे प्राकृत भाषा, ये भाषा, वो भाषा ना, ब्राह्मी, ठीक है, हर कोई नहीं पढ़ता। उनके लिए हमें एक विशेष प्रकार की तैयारी करनी पड़ती है और उसे हम एपिग्राफी कहते हैं। इस तरह का कोर्स करना पड़ता है। जैसे हमें अशोक के अभिलेख मिलते हैं, चंद्रगुप्त मौर्य जो था उसका सोहगोरा और महास्थान अभिलेख देखने को मिलते हैं, गुप्त राजाओं के अभिलेख देखने को मिलते हैं। तो अभिलेखों के माध्यम से हमें एक सटीक और विश्लेषणात्मक अध्ययन देखने को मिलता है। क्या बात क्लियर हो गई? स्तंभ लेख हुए हैं इस तरह से, और सिक्के हैं, सिक्कों पर भी लेख हमें देखने को मिलते हैं। लेख नहीं तो कुछ प्रतीक देखने को मिलते हैं, उनके आधार पर अनुमान लगाया जाता है। जैसे समुद्रगुप्त के जब हम अभिलेख देखते हैं, सिक्के देखते हैं, तो उन सिक्कों पर हमें वीणा का चित्र मिलता है। किसका? वीणा। इस आधार पर अनुमान लगाया गया कि समुद्रगुप्त जो है वह क्या था? एक वीणा वादक था, बहुत अच्छी वीणा बजाया करता था। ठीक है, एक वीणा वादक था और वीणा बजाया करता था। चलिए, कुछ महत्वपूर्ण अभिलेख और स्तंभ लेख है, जैसे हाथी गुम्फा अभिलेख, तिथि रहित अभिलेख है। एक ऐसा अभिलेख है जो तिथि रहित है।
कलिंग राजा खारवेल है और सबसे पहले इसमें भारतवर्ष का जिक्र हमें देखने को मिलता है। फर्स्ट मेंशन ऑफ भारतवर्ष। हाथी गुम्फा अभिलेख। जूनागढ़ गिरनार का अभिलेख है। रुद्रदामन ने यह अंकित करवाया था। रुद्रदामन एक प्रकार से जो हैं आपके मेरे दोस्त शक शासक था। ठीक है, इसके बाद नासिक अभिलेख गौतमी बलश्री। ठीक है, यह आपके सातवाहन राजा था। चलिए, प्रयाग स्तंभ लेख समुद्रगुप्त, यह आपके हो जाता है गुप्त शासक। एहोल अभिलेख पुलकेशिन द्वितीय, है ना, चालुक्य राजवंश का था। मंदसौर अभिलेख मालवा नरेश यशोवर्मन ग्वालियर, है ना। अब इसमें क्या है, रेशम बुनकरों की श्रेणियों की जानकारी मिलती है। श्रेणी क्या होती है? श्रेणी होती है एक प्रकार से पद नाम। आपने व्यापारियों के बारे में सुना होगा ना, आप जहां भी रहते होंगे वहां पर आप कभी दुकान पे जाइएगा, मार्केट जाइएगा, तो क्या सारी दुकानें एक जैसी होती है? जितने भी व्यापारी हैं क्या वह सभी समान स्थिति के हैं क्या, कि भाई हाँ सारे ही जो हैं एक जैसे हैं? नहीं साहब। आप देखिएगा कुछ व्यापारी जो हैं वह करोड़पति होंगे, है ना, बहुत बड़े व्यापारी जिनका सामान जो है, माल जो है वह आसपास के एरिया में भी जाता होगा। तो कुछ व्यापारी आपको ऐसे नजर आएंगे जो अपने माल को अपने गांव में ही बेचते होंगे। तो कुछ व्यापारी ऐसे नजर आएंगे जो आसपास के गली मोहल्ले में सामान बेचते होंगे, गोली बिस्कुट वाले। तो इसी प्रकार रेशम बुनकरों की श्रेणियां हैं। सिल्क वेवर्स कैटेगरी, एक तो वो जो पूरे क्षेत्र को माल सप्लाई करता है, एक वो जो उससे खरीद करके आसपास सप्लाई करता है, एक वो जो लोकल लेवल पर उनका ट्रेड करता है। तो मंदसौर अभिलेख में हमें इस बात की जानकारी मिलती है। तो क्या मैं ऐसा कह सकता हूं कि यह एक प्रकार की व्यापारिक श्रेणियां थी? अरे बोलो। बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही सुना है। क्लियर। ग्वालियर अभिलेख प्रतिहार नरेश भोज। भीतरी और जूनागढ़ अभिलेख मेरे दोस्त स्कंदगुप्त ने भारत पर होने वाले पूर्ण आक्रमण की जानकारी यह हमें देता है। कौन सा? भीतरी गांव अभिलेख या जूनागढ़ अभिलेख। ठीक है, जूनागढ़ अभिलेख रुद्रदामन ने भी लगवाया और जूनागढ़ अभिलेख स्कंदगुप्त ने भी लगवाया था। क्लियर हो गई। चलिए, देवपाड़ा अभिलेख एक बंगाल का शासक विजयसेन है। बेसनगर विदिशा का गरुड़ अभिलेख है। इसे हम हेलियोडोरस अभिलेख भी कहते हैं या हम इसे होलियोडोरस अभिलेख भी कह सकते हैं। मध्य भारत में भागवत धर्म के विकसित होने का यह प्रमाण है। भागवत धर्म का तात्पर्य क्या है? भगवान विष्णु से जुड़ा हुआ। विष्णु के अवतार भगवान कृष्ण ने कुरुक्षेत्र के मैदान में अर्जुन को भगवत गीता का पाठ बताया। तो इसीलिए भगवान कृष्ण को जो मानते हैं वो भागवत कहलाते हैं। तो भागवत धर्म की जानकारी हमें विदिशा या बेसनगर के गरुड़ स्तंभ लेख से मिलती है, जिसे हम हेलियोडोरस का अभिलेख कहते हैं। एरण अभिलेख है। यह अभिलेख मूल रूप से 510 ईस्वी का है, भानुगुप्त ने लिखा। और सती प्रथा का पहला लिखित प्रमाण हमें इसी में मिलता है। ठीक है, सती प्रथा का पहला लिखित प्रमाण। एशिया माइनर का बोगस गोई अभिलेख है। इसमें वैदिक देवताओं मित्र, वरुण, इंद्र और नास्तय का उल्लेख मिलता है। इनका उल्लेख मिलता है। 4 वैदिक देवता है, मित्र है, वरुण है, इंद्र है और नास्तय है। इनकी जानकारी हमें इसमें देखने को मिलती है। किसमें? एशिया माइनर का बोगस गोई अभिलेख। यहाँ पर कुछ अभिलेख आपको दिख रहे होंगे, जैसे ये है एरण अभिलेख, आपको नजर आ रहा होगा। ठीक है, बेसनगर नजर आ रहा होगा। तो ये सारे ऐसे अभिलेख है, जैसे ये एरण अभिलेख है। यहां पर जब आप गौर करेंगे ना, तो इस वाले भूभाग पर आप देखेंगे तो यह क्या है? यह अभिलेख है जो किसी मूर्ति के ऊपर खुदवाया गया है। आप कभी मंदिर जाइएगा, ठीक है ना, जब आप मंदिर में प्रवेश करते हैं वहां पर मूर्ति देखते हैं, तो मूर्ति जहां पर खड़ी रहती है उस आधार को देखिएगा, वहां पर कुछ नाम अंकित रहेगा कि भगवान विष्णु की यह प्रतिमा, परम पूजनीय दादाजी XYZ के आशीर्वाद से परम पूजनीय
पिताजी ABC के सहयोग से, हमारे सुपुत्र टिम कुमार की देन है, ये वो फलाना ढीमका। तो यह अभिलेख होते हैं सर, है ना। चलिए एक दो बातें और पढ़ करके इस क्लास को हम आगे बढ़ाते हैं। फिर सिक्कों में हमें किस प्रकार की जानकारियां मिलती है। जैसे प्राचीन सिक्के होते हैं, इन्हें आहत सिक्के कहा जाता है, काशार्पण कहा जाता है, पंचमार्क कहा जाता है। आहत, आहत क्या होता है ना, समझिए। आहत होता है चोट करना, ठेस पहुंचाना। वो नहीं कहते, आपने सुना होगा, तुमने मेरे दिल को आहत कर दिया है। ओ माय गॉड, तुमने मेरे दिल को आहत कर दिया। इसको हम क्या समझे? इसका मतलब है कि भैया तुमने चोट पहुंचाई है। क्या ये बात क्लियर हो गई? चोट पहुंचाना, सिक्के को बनाया जा रहा है और उस पर चोट पहुंचाई जा रही, ये हमें यहां पर पता चलता है। तो एक सिक्का है और उस पर चोट पहुंचाई जा रही है, उसको मारा पीटा जा रहा है। इसका तात्पर्य नहीं कि सिक्के को पकड़ के धूस दिया, नहीं भाई साहब, हथौड़े के माध्यम से उसको परिवर्तित, उसका रूप परिवर्तन कर जो है उसे ढाला जा रहा है, वो है पंचमार्क सिक्के का तात्पर्य। उस पर 5 प्रकार के चिन्ह हैं, 5 प्रकार के चिन्ह हैं, चाहे वह सूर्य का, चंद्रमा का हो सकता है, त्रिशूल का हो सकता है, नंदी का हो सकता है, किसी देवी देवता का चिन्ह हो सकता है। 5 विभिन्न प्रकार के चिन्ह हमें मिलते हैं। धातु के टुकड़े पर विशेष ठप्पा लगा करके इन्हें बनाया जाता है। ठप्पा यानी कि मोहर। अगर आप अंग्रेजी में हैं तो इसे हम कहते हैं स्टाम्प। क्लियर? सर्वप्रथम सिक्कों पर लेख यवन शासक जो हैं उन्होंने लगाए। समुद्रगुप्त की वीणा बजाती हुई मुद्रा वाले सिक्के से उसके संगीत प्रेमी होने का प्रमाण मिलता है। अभी मैंने ये समुद्रगुप्त की बात करी कि समुद्रगुप्त का हमें एक सिक्का प्राप्त हुआ है जिस पर उसे वीणा बजाते हुए दिखाया गया। इसका तात्पर्य है कि भैया वह वीणा वादक था। क्लियर हो गई ना? कौन था? वीणा वादक था। अरिकमेडी या पुडुचेरी के निकट से रोमन सिक्के भी हमें प्राप्त हुए हैं, ये बात थोड़ा सा याद रखिए। सबसे पहले भारत के संबंध बर्मा यानी कि सुवर्ण भूमि, वर्तमान में म्यांमार, मलाया, स्वर्णद्वीप, कंबोडिया, कंबोज और जावा यवद्वीप में स्थापित हुए थे। सबसे पहले भारत के जो रिलेशंस थे, फॉरेन रिलेशन हैं, आप जब सिविल सेवा की तैयारी करते हैं मेरे दोस्त, तो आपने अक्सर पढ़ा होगा कि हम इंटरनेशनल रिलेशन पढ़ते हैं। अब सबसे पहले भारत के यह इंटरनेशनल रिलेशंस जो हैं सुवर्ण भूमि यानी कि वर्तमान में म्यांमार, मलाया, स्वर्णद्वीप, कंबोडिया, कंबोज और जावा में स्थापित हुए थे। तो ये पूरा नक्शा है और इसके साथ ही हम हमारी बात को यहीं आगे रखते हैं। जब हम अगली क्लास लेंगे तो वहां पर हम पढ़ेंगे प्राग ऐतिहासिक काल। क्लियर हो गई? एक बार फटाफट रिवीजन कि आज हमने क्या क्या आपके बीच में रखा है। चलिए, हमने विदेशी यात्रियों के विवरण से आज हमारी क्लास शुरू करी। इनमें यूनानी, रोमन लेखक, चीनी लेखक, अरबी लेखक, अन्य लेखकों के बारे में बात करी, चाहे वह टेसियस हो, हेरोडोटस हो, मेगस्थनीज हो, ठीक है, डायमेकस, डायोनिसस हो, टॉलमी, प्लिनी हो, पेरिप्लस ऑफ द एरिथियंस ही हो। चीनी लेखकों में फायान के बारे में पढ़ा, सन्युंग, हैंसांग और के बारे में हमने हमारी बात रखी, इत्सिंग के बारे में पढ़ा। अरबी लेखकों में अलबरूनी महत्वपूर्ण है, इब्न बतूता पढ़ा। इब्न बतूता को दिल्ली का काजी बनाया गया था, न्यायाधीश बनाया गया था। अन्य लेखकों में लामा तारानाथ, मार्को पोलो पढ़ा। ये तंग्यूर और कंग्यूर याद रखिएगा, ये बेसिकली भारतीय बौद्ध ग्रंथों का तिब्बती भाषा में अनुवाद है। क्लियर? पुरातत्व संबंधी स्रोत, अभिलेख, स्तंभ लेख, सिक्के और अन्य कुछ अभिलेख हमने आपके बीच में रखे। और अंतिम बात आपके लिए सिक्के और मेरे दोस्त कुछ अन्य बातें। तो ये थी। थैंक यू सो मच। बाकी आप सिद्धार्थ एडटेक का मोबाइल एप्लीकेशन डाउनलोड करिए, यहाँ पर हमारे शानदार कोर्स आप सबके लिए उपलब्ध हैं। जय हिंद, जय भारत। अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और पढ़ते रहिए और करते रहिए इतिहास की बात चंदू जैन के साथ। नमस्कार, बाय, टेक केयर।